ग्रेहाउंड्स बलों द्वारा माओवादियों कूटनीतिक शब्दावली के अनुरूप अनुवादित किया गया है। क्या भारत का माओवादी विद्रोह अंततः समाप्त हो गया है? हाल के झटकों के बाद भाकपा माओवादी का क्या बचा है? सुरक्षा अभियानों ने माओवादी आंदोलन को इतनी तेजी से कैसे कमजोर किया? किन आंतरिक विभाजनों और वैचारिक बदलावों ने संगठन को कमजोर किया? क्या भविष्य में माओवादी पुनरुद्धार की कोई संभावना है? सुमित भट्टाचार्य जी। अब तक की कहानी। 21 मई 2025 को प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के तत्कालीन महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए थे। यह अभियान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के नेतृत्व में चलाया गया था। उनके उत्तराधिकारी थिपिरी तिरुपति उर्फ देवजी ने फरवरी 2026 तक कैडरों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। चूंकि अधिकांश केंद्रीय समिति के नेता मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए हैं, इसलिए संगठन अब काफी हद तक नेतृत्वविहीन है। इन घटनाक्रमों के साथ क्या 5 दशक पुराने माओवादी आंदोलन को खत्म माना जा सकता है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च की समय सीमा के अनुरूप दावा किया है? क्या माओवादी आंदोलन खत्म हो गया है? हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि प्रतिबंधित वामपंथी उग्रवाद LWE आंदोलन लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ऑपरेशन कागर शुरू होने के बाद से LWE प्रभावित राज्यों में समन्वित अभियानों के परिणामस्वरूप लगभग 3,840 आत्मसमर्पण, 2,220 गिरफ्तारियां और 600 मौतें हुई हैं। इनमें से 7 केंद्रीय समिति या पोलित ब्यूरो के सदस्य थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया या जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, और 12 मारे गए। 2023 के अंत तक केंद्रीय समिति की सदस्यता पहले ही लगभग 40 से घटकर 21 रह गई थी। आज केवल 2 सदस्य बचे हैं। फिर भी माओवादियों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने पहले भी उल्लेखनीय लचीलापन रेजिलियंस दिखाया है। 1991 में जब उन्हें पीपुल्स वार ग्रुप PWG के रूप में जाना जाता था, तो वे केवल एक दलम तक सिमट गए थे। 2000 तक उन्होंने वापसी की और केरल से लेकर नेपाल सीमा तक लगभग 12 राज्यों में एक रेड कॉरिडोर स्थापित कर लिया। जब माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC ने 2004 में PWG के साथ हाथ मिलाया और भाकपा माओवादी का गठन किया, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्सों में एक जनता की सरकार स्थापित की। संगठन के भीतर की जानकारी हमेशा कड़ी तरह से नियंत्रित की जाती रही है। उदाहरण के लिए मडवी हिडमा को केंद्रीय समिति में शामिल किए जाने की जानकारी 2020 के आसपास तक सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं थी। हालिया नुकसान के बावजूद पार्टी के आंतरिक ढांचे पर कभी खुलकर चर्चा नहीं की गई। जो बात निश्चितता के साथ कही जा सकती है, वो ये है कि सशस्त्र संघर्ष में उनका प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया है। 2013 में वे लगभग 180 जिलों को नियंत्रित करते थे। आज उनकी सशस्त्र उपस्थिति काफी हद तक छत्तीसगढ़ के केवल 2 जिलों बीजापुर और सुकमा तक सीमित है। आंदोलन क्यों शुरू हुआ और यह कैसे बढ़ा? इस आंदोलन की जड़ें 1967 में उत्तरी बंगाल में चारू मजूमदार के नेतृत्व में हुए किसान विद्रोह से जुड़ी हैं। इसकी शुरुआत दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में हुई थी, इसलिए इसे नक्सलवाद कहा जाता है। मजूमदार ने माओ से तुंग के इस सिद्धांत का प्रचार किया कि क्रांति को शहरी औद्योगिक श्रमिकों के बजाय ग्रामीण भूमिहीन किसानों द्वारा लंबे सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। उन्होंने माओ के इस विचार का समर्थन किया कि राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। सामंती जमींदारों और उनका समर्थन करने वाले अधिकारियों को वर्ग शत्रु क्लास एनिमीज करार दिया गया। नक्सलबाड़ी आंदोलन को जल्दी ही कुचल दिया गया, लेकिन उससे पहले मजूमदार ने अलग होकर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का गठन कर लिया था। यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम तक फैल गया, जहां वेंपटपो सत्यनारायण और आदिभट्ला कैलासम जैसे नेताओं ने 1967 और 1970 के बीच जमीन जोतने वाले को नीति लागू करने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। 1972 तक मजूमदार सहित कई नेता मारे गए और आंदोलन तब तक शांत हो गया जब तक कोंडापल्ली सीतारमैया और डॉक्टर कोल्लूरी चिरंजीवी ने तेलंगाना क्षेत्र में पीपुल्स वार ग्रुप PWG बनाकर इसे पुनर्जीवित नहीं किया, जो तब आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। कोंडापल्ली ने कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नेट से युवा दिमागों की भर्ती करके पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के नेतृत्व में भाकपा माओवादी के गठन के साथ यह आंदोलन वह बन गया जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एकल सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा खतरा कहा था। माओवादियों ने केंद्रीय सैन्य आयोग के तहत PLGA सहित विभिन्न विंग बनाए, जो आधुनिक हथियारों से लैस एक पूर्ण गुरिल्ला सेना में बदल गए। LTTE द्वारा प्रशिक्षित होकर वे IED के विशेषज्ञ बन गए और 2018 तक भारी तबाही मचाई, सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों को मार डाला और आदिवासियों को पुलिस मुखबिर बताकर प्रताड़ित किया। उनके पतन का कारण क्या बना?
मजूमदार के दिनों से ही नक्सलियों ने आंतरिक कलह का सामना किया है, जो लगभग 40 समूहों में उनके विभाजन का एक कारण है। ये दरार वैचारिक मुद्दों पर केंद्रित थी। एक गुट हिंसक व्यक्तिगत सफाई का पक्षधर था, जबकि दूसरे ने जन लामबंदी पर जोर दिया। इन तनावों के कारण नेतृत्व में भी बदलाव हुए। कोंडापल्ली जैसे नेता अंततः युवा नेतृत्व द्वारा दरकिनार कर दिए गए। एक बार जब वे सैन्यीकरण मिलिटराइजेशन के लिए प्रतिबद्ध हो गए तो उन्होंने कुछ क्रूर सफलताएं हासिल की। 2005 से 2013 तक माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में राज किया, जिसमें सालाना 700 से 1000 मौतें हुईं। हालांकि कहानी धीरे धीरे बदल गई। 2004 तक विशिष्ट ग्रेहाउंड्स बलों द्वारा माओवादियों को पहले ही आंध्र प्रदेश से बाहर धकेल दिया गया था। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित प्रत्येक राज्य ने समान विशेष बलों का गठन किया। ऑपरेशन कगार ने अंतिम प्रहार किया, जिससे उनके गढ़ तबाह हो गए। माओवादियों को आदिवासी बनाम गैर आदिवासी संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। हालांकि छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्य लड़ाकू बल थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व काफी हद तक गैर आदिवासी बना रहा। इससे एक दरार पैदा हो गई, जिसके चलते आदिवासी प्रतिनिधि के रूप में मडवी हिडमा को पदोन्नति दी गई। एक अन्य कारक उनकी पुरानी हो चुकी विचारधारा थी। सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के आदिवासी क्षेत्रों ट्राइबल हार्टलैंड्स तक पहुंचने के साथ वर्ग शत्रु की अवधारणा अपनी प्रासंगिकता खो बैठी। गणपति द्वारा एक दस्तावेज में इन समस्याओं को स्वीकार किया गया था, जिसमें कैडरों से बुद्धिजीवियों के साथ फिर से जुड़ने और नए मुद्दों की पहचान करने का आग्रह किया गया था। कुछ नेताओं ने 2010 की शुरुआत में ही सरकार के साथ बातचीत की वकालत की थी। वरिष्ठ नेता चेरुकुरी राजकुमार उर्फ आजाद कथित तौर पर 2010 में एक मुठभेड़ में मारे जाने के समय शांति वार्ता की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उन्होंने तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश करने के लिए संपर्क किया था। हालांकि घटती भर्ती, निरंतर सुरक्षा दबाव और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों की सापेक्ष सफलता ने सशस्त्र संघर्ष के मामले को कमजोर कर दिया। क्या पुनरुद्धार संभव है? सशस्त्र विद्रोह का पुनरुद्धार मुश्किल लगता है। हालांकि छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख हिंदी दैनिक ने रिपोर्ट दी है कि कई लोगों ने ओवरग्राउंड मुख्यधारा में अपना आधार फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण कर चुके नेता जैसे मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ सोनू और देवजी निरंतर निगरानी में हैं। बहुत कुछ पुनर्वास रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कानूनी चुनौतियां भी बनी हुई हैं। आत्मसमर्पण करने वाले कई कैडरों को हत्या सहित कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ता है। मारे गए सुरक्षाकर्मियों या अन्य पीड़ितों के परिवार अभियोजन वापस लेने के खिलाफ विरोध याचिका दायर कर सकते हैं। मुकदमा वापस लेने से पहले अदालतों को आश्वस्त किया जाना चाहिए और पीड़ित पक्षों के पास हमेशा उच्च अधिकार होते हैं।